नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों साथियों, हम बात कर रहे थे सीटी एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिस सेट है, अपने मॉडल पेपर हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। आज फिर से हम अपना छठा प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं दोस्तों, छठा मॉडल पेपर लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और इसके पार्ट 1 के क्वेश्चनों के बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपका कौन सा टॉपिक आपने बेहतर तैयारी है और कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर है, जो आपको एक बार लास्ट टाइम में पुनः रिवाइज करने की आवश्यकता आपको है। राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कालबेलिया लोक नृत्य के अंदर किन का प्रयोग किया जाता है? आपके डफली, गुरालियों, खंजारी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है दोस्तों। इसमें कौन कालबेलिया जनजाति की महिलाएं नृत्य करती हैं और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। और 2010 में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, 2010 में इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। किसको? कालबेलिया लोक नृत्य को। ठीक है, इसके साथ ये आपको और बता दूं, कालबेलिया लोक नृत्य के साथ 2010 के अंदर एक तो छऊ और एक मुदियट्टू, दो मुदियट्टू केरल का एक शास्त्रीय नहीं, जैसे आपने लोक नृत्य बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कालबेलिया है उसी प्रकार से मुदियट्टू, उसको भी 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि दोस्तों RSMSSB बोर्ड है, राजस्थान का नाम लेके इंडिया का कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है और सीटी में तो अपने दे ही रखा है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट अपने प्रश्न संख्या 2 की। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही सुमेलित है दोस्तों, 1 सुमेलित नहीं, वो देखना अपने को। तो अवनी लेखरा, बात करें अवनी लेखरा क्रिकेट से संबंधित, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक है, अर्जुन लाल जाट नौकायन से संबंधित है और अपूर्वी चंदेला शूटिंग से संबंधित है, यानी निशानेबाजी से संबंधित है। जबकि अवनी लेखरा अपने बात करें, ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? निशानेबाजी से संबंधित है। और अभी अपने पता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक चल रहे हैं ना, पेरिस पैरा ओलंपिक पेरिस में चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों? पेरिस में, पैरा ओलंपिक 2024। उसमें अवनी लेखरा ने क्या दोस्तों, अवनी लेखरा ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता है दोस्तों? गोल्ड। और कितने अंक के साथ? 249.7 अंक के साथ। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल HF फर्स्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, पीछे भी पूछा जा चुका है कि अवनी लेखरा ने किस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो शूटिंग के अंदर SF लिख देता हूँ मैं दोस्तों, SH फर्स्ट में, और कितने? 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और देवेंद्र झांझड़िया, ये भी क्या है? पैरा एथलीट है दोस्तों, और इन्होंने हाल ही में चूरू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक अपने को सही है, वो छांटना दोस्तों। खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन गोरा देवी, ये भी सही है दोस्तों। अपिको आंदोलन कर्नाटक, ये भी सही है। तो अपने पास तीनों ही सही हैं। देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लान क्या है? प्लान, तो यह इसे साधारण भाषा में अपने बोले दोस्तों, तो आप आसानी से समझ जाओगे। लिख दूँ पिलान। ठीक है, पिलान क्या है या प्लान क्या है? तो घोड़े पर रखे जाने वाली काठी, ऊँट पर रखी जाने वाली काठी, गोरबंद का समानार्थक शब्द, एक लोक वाद्य यंत्र। तो ये क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ऊँट की काठी को क्या कहा जाता है? पिलान हमें लोग कहते हैं। ठीक है, और ऊँट के जो गले का आभूषण है, जिसके ऊपर एक लोकगीत भी है, क्या है दोस्तों? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऊँट की पूँछ का आभूषण क्या कहलाता है? पचकनी। ठीक है, ऊँट का काठी क्या कहलाती है? पिलान कहलाती है। ठीक है, और ऊँट के जो नाक का आभूषण गिरबान, और गर्दन में क्या होती है दोस्तों? गोरबंद। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और 2024 को क्या दोस्तों? 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने को, ऊँट याद रखना है। ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? राज्य पशु कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 2014 को। ठीक है, और ऊँट वध पर रोक कब लगाई गई? दिसंबर 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने किस दुर्ग के लिए कही थी ये बात कि यदि उन्हें राजस्थान की किसी गढ़ की जागीर या कहीं की जागीर दी जाए तो वो कहाँ को चुनना पसंद करेंगे, तो वो भैंसरोडगढ़ के लिए कहा था दोस्तों। कहाँ किसके लिए? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किन नदियों के किनारे स्थित है दोस्तों? ये एक जलदुर्ग है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? जलदुर्ग है, ठीक है। और किन नदियों के निकट में स्थित है या किनारे स्थित है? तो काली सिंध, क्या दोस्तों? काली सिंध और आपके जो आहू है, काली सिंध और आहू नदियों के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा? तो अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग ये कहा था दोस्तों शंकरदास सामोर ने, बी ऑप्शन बांकीदास ने, सी केसरी सिंह बारट ने और डी नाथो सिंह महियारिया ने। तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, शंकरदास सामोर ने। क्या कहा दोस्तों? शंकरदास सामोर ने मूल करा ठग कहा था। और बात करें बांकीदास की, तो बांकीदास ने क्या किया दोस्तों? बांकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इस प्रकार से जो लोकगीत है उनकी रचनाएं की थी और अंग्रेज़ों के विरोध में जन जागरण को क्या किया? सक्रिय करने का इन्होंने काम किया था। और केसरी सिंह बारट ने क्या किया दोस्तों? केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के शासक को, किसको? मेवाड़ के शासक को, नाम क्या है उनका? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उन्हें क्या किया था दोस्तों? चेतावनी राज चुंगटिया लिखा। क्या लिखा? चेतावनी राज चुंगटिया। ये 13 सोठे थे दोस्तों, चेतावनी राज चुंगटिया। उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिखेंगे किस शासक को लिखा था उन्होंने पत्र? प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? दोस्तों बात करें रखड़ी की, मेमंद की, कंडोरा और मोरखा। तो रखड़ी और मेमंद ये दोनों तो क्या है? महिलाओं के द्वारा सिर या मस्तक के आभूषण है दोस्तों। क्या है? मस्तक के आभूषण है। कंडोरा क्या कहा जाता है दोस्तों? हाथ का आभूषण है। जबकि मोरखा ये क्या है? पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो निमाड़ी और रागड़ी है वो आपकी मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की या हाड़ौती की? तो बात करें अपने मालवी की है जो उपबोली कौन सी है? निमाड़ी और रागड़ी है, ठीक है। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी की उपबोली है, ठीक है। यह एक बड़ी मधुर बोली है दोस्तों, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो पोपाबाई की पोल पुस्तिका भैरवलाल सराफ ने लिखी, जयनारायण व्यास ने लिखी, आनंदराज सुराणा ने लिखी या मथुरादास माथुर ने लिखी? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। जयनारायण जी व्यास की रचना क्या है? पोपाबाई की पोल, ठीक है। जो जोधपुर की जो राज्य व्यवस्था है उसकी जो बुराइयों को उजागर करने के लिए इन्होंने क्या रचना लिखी थी? पोपाबाई की पोल, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने आगी बाण, पीप और इस प्रकार से जो समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10, पूर्वी राजस्थान नहर योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का छपेगा ये आने वाले एग्जाम में। ERCP नहर परियोजना क्या है? ये आप याद रख लेना, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, पक्का आने वाला है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। 1-2 एग्जाम में तो पूछा भी जा चुका है कि ERCP क्या है, ERCP किससे संबंधित है, या फिर इसी प्रकार से 4 अपने को क्वेश्चन दे देगा और सही सुमेलित कीजिए या सत्य असत्य के बारे में पूछ सकता है। तो ERCP यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। ये बात भी सही है। नवनेरा बैराज, ये भी सही है दोस्तों, नवनेरा बैराज ERCP परियोजना का एक अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अपने तो चारों ही सही हो गए दोस्तों, नीचे देखते हैं, बिल्कुल सही है। अपने को मिलान करना है दोस्तों, तो कूट 1 2 3 4, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चारों ही बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्या 11, 1857 के विद्रोह का कोटा के में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व कब किसने किया? तो बात करें दोस्तों कोटा में विद्रोह हुआ कब? तो 15 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ? कोटा में विद्रोह हुआ, ठीक है।
विद्रोह किया किसने? तो जयदयाल और मेहराब खान ने। किसने दोस्तों? जयदयाल और मेहराब खान ने। और उस समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे, जिनको क्या कर लिया था? बंदी बना लिया गया। और कोटा के अंदर दोस्तों सबसे लंबा, सबसे व्यवस्थित और इसके शासन के समानांतर सरकार स्थापित कर ली थी क्रांतिकारियों ने। ठीक है, लगभग 6 माह बाद, कितने माह बाद? लगभग 6 माह बाद मार्च 1858 में, मार्च 1858 में करौली के मदनपाल की सहायता से कैप्टन कौन सा था दोस्तों? कैप्टन रॉबर्ट्स ने कोटा पर क्या की थी? पुनः विजय हासिल की थी, या क्रांतिकारियों के कब्जे से उसे छुड़वाया था। और पाँच अंग्रेज़ों की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी? मेजर बर्टन की। मेजर बर्टन जो क्या था? कोटा का एजी था। इसके 2 पुत्र और 2 डॉक्टर थे दोस्तों। ठीक है, 2 डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है वो सुमेलित नहीं है, वो अपने को देखना है। कौन सा? सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, अकाल नहीं दोस्तों, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। ये क्या है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क, मंडोर जोधपुर। स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा। महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी एक ही सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी एक ही सही सुमेलित है। ये बात करें तीसरे ऑप्शन की, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, तो ये क्या है? चित्तौड़ में दोस्तों, तलवाड़ा बांसवाड़ा में ना होकर कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। ठीक है, चित्तौड़ में। बात करें अक्कलवुड फॉसिल पार्क की, तो ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, पोकरण जैसलमेर के। ठीक है, बात करें सेंद्रा ग्रेनाइट पोकरण की, तो ये कहाँ पर है? जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 13, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है, जैसलमेर में है, अलवर में है, या जोधपुर में है? तो दोस्तों अलवर के अंदर महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी का। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? स्वतंत्र बावनी रचना किसकी है दोस्तों? जो उसने किसको? महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो ये है दोस्तों तेज कवि जैसलमेर की रचना क्या है? स्वतंत्र बावनी एक पुस्तक है जो उन्होंने किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को भेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान गाया जाता है? 13 ताली नृत्य, तो दोस्तों एक कालबेलिया नृत्य आपने पढ़ा था, एक ये 13 ताली नृत्य। तो मैं बता दूं ये दोनों ही व्यावसायिक नृत्य है, और एक राजस्थान का अन्य नृत्य भी है जो व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सा नृत्य है। 13 ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, और तीसरा नृत्य कौन सा है जो व्यावसायिक नृत्य है? राजस्थान के अंदर 3 ही व्यावसायिक नृत्य हैं दोस्तों। बात करें 13 ताली नृत्य की, तो इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? 13 मंजीरे होते हैं। क्या होती है? 13 मंजीरे। उसी के कारण से क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और ये क्या किया जाता है दोस्तों? बैठकर किया जाता है, बैठकर किए जाने वाला नृत्य है। और यह किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल इसका है पादरला गाँव पाली। अब बात करें किस लोक देवता की यशोगान में गाया जाता है? तो बाबा रामदेव जी, जो अभी मेला चल भी रहा है भाद्रपद में, बाबारी बीज यानी कि भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है। किसका? बाबा रामदेव जी का। और कहाँ पर? रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, बात करें रामदेवरा नया आई तो क्या मिलेगा? रुणेचा गांव। इसका नया नाम क्या है? रामदेवरा है। ठीक है, रुणेचा गांव या रामदेवरा जैसलमेर में किसका मेला लगता है? बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और ये इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सांप्रदायिक सद्भावना वाला सबसे बड़ा मेला भी किसका है? बाबा रामदेव जी का मेला है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? अमरचंद, निहालचंद, नेकचंद या राज सिंह? तो जो निहालचंद है वो क्या है दोस्तों? बनी ठनी का चित्रकार है। ठीक है, कौन है दोस्तों? निहालचंद। और ये किस शासक का समय या फिर इसे किसका संरक्षण प्राप्त था? तो सावंत सिंह। किसका दोस्तों? सावंत सिंह। कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के शासक थे। कहाँ के?
किशनगढ़ के शासक थे कौन कौन दोस्तों? सावंत सिंह। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह का संरक्षण प्राप्त था किसे? निहाल चंद को। और इसी ने किसका निर्माण किया? बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा। और ये कहा किसने? कर्नल डिक्सन ने। किसने कहा दोस्तों? कर्नल डिक्सन ने कहा था। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, कर्नल डिक्सन ने कहा था। क्या कहा? भारत की मोनालिसा किसे कहा? बनी ठनी के चित्र को। ठीक है, और ये किस रियासत के अंदर था? किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित आभूषण बताना है दोस्तों अपने को। मुंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, नेवरी पैर, रमझोल कमर। तो दोस्तों मुंदरी अंगुली के अंदर मुंदरी यानी कि बड़े आकार की अंगूठी होती है, उसे मुंदरी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। टड्डा बाजू के अंदर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। नेवरी पैर का एक आभूषण है, बिल्कुल सही है। जबकि रमझोल है वो कहाँ का है दोस्तों? कमर का ना होकर कहाँ का आभूषण है? पैर का ही आभूषण है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18, निम्न को सुमेलित कीजिए। संप्रदाय और उसके जो स्थापन करता है उससे मिलान करना है दोस्तों। तो शाहपुरा शाखा है, या शाहपुरा के अंदर जो रामसनेही संप्रदाय की शाखा है उसके संस्थापक कौन है? तो शाहपुरा शाखा के संस्थापक है दोस्तों रामचरण जी है। सिंहथल के कौन है? सिंहथल के है दोस्तों हरिराम जी, संत हरिराम जी। कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ये रहा, हरिराम जी। खेड़ापा के हैं दरियाव जी, और रेण के हैं संत रामदास जी, रेण के रामदास जी। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 4-1-3-2, 4-1-3-2। ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा? 4-1-3-2। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 में क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। शाहपुरा के हो गए रामचरण जी। सिंहथल के हो गए, शाखा सिंहथल के हो गए अपने हरिराम जी। खेड़ापा के हो गए, खेड़ापा के रामदास जी। और रैण के दरियाव जी, ये होगा दोस्तों। रैण के क्या हैं? रैण के दरियाव जी हैं। आपने गलत टिक कर दिया था ना। 4 में क्या होगा? 3 होगा, रैण के दरियाव जी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4-1-2-3, 4-1-2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना आपको क्या है? रैण के कौन है? रैण के दरियाव जी हैं, और खेड़ापा के रामदास जी हैं। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर देखिए, अंतः प्रवाह शुष्क खंड प्रदेश के अंदर हैं, या पश्चिमी शुष्क मैदान के भाग हैं, या अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के भाग हैं, या उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान के भाग है। कौन कौन दोस्तों? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्रश्न संख्या 19 का हमारा आंसर क्या होगा? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो दोस्तों सती घटना की अंतिम जो घटना है मेवाड़ के अंतर्गत वो किसके शासनकाल में मिलती है? तो राज सिंह, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह प्रथम, या स्वरूप सिंह। तो बात करें किसकी? स्वरूप सिंह जी की। तो इन्हीं के शासनकाल में सती होने की अंतिम घटना हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो बात करें सती प्रथा की, तो दोस्तों सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास किसने किया? सवाई जयसिंह सेकंड। किसने? सवाई जयसिंह ने प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, सवाई जयसिंह कहाँ के शासक हैं? ये सभी जानते हैं, जयपुर के शासक हैं उसके। और बात करें गैर कानूनी घोषित करने की, तो गैर कानूनी घोषित करने वाली सबसे पहले जो रियासत थी वो कौन थी? बूंदी थी। ठीक है, और बूंदी का शासक कौन था उस समय? विष्णु सिंह था, ये याद रखना अपने को। प्रश्न संख्या 21 देखिए, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? तो केसरिया जी या यानी क्या कहते हैं दोस्तों? सांवलिया सेठ भी कहा जाता है। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है। तो ये कहाँ लगता है? धुलेव में। कहाँ लगता है दोस्तों? धुलेव में लगता है। और धुलेव कहाँ पर है? धुलेव उदयपुर के अंदर है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है?
धुलेव चित्तौड़गढ़ के अंदर केसरिया जी का मेला लगता है। अत्यधिक केसर चढ़ाई जाती है इन्हें, इसलिए इसे केसरिया जी के नाम से भी पुकारा जाता है। धुलेव का सेठ धुलेव धनी भी कहा जाता है। सबसे अधिक आवक वाला मंदिर है दोस्तों ये। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, गिलुंड, आहड़, बागौर और इसके साथ ही बालाथल, ये सभ्यताएं किस युग की हैं? तो यह है ताम्र पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये बनास सभ्यता का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है वो छांटना अपने को। श्री मंदिर जालोर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर, भीषण मंदिर कैथुन कोटा। तो भीषण मंदिर कैथुन कोटा सही है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर सही है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर बिल्कुल सही है, श्री मंदिर जालोर, श्री मंदिर जालोर ये भी सही है। सॉरी, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, ये देखिए दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी तो कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। जबकि अपने कहाँ पर क्या दिया हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर दिया हुआ है, ना कि तलवाड़ा। ठीक है, ये अपने को ऐसे एग्जाम में बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। इस प्रकार से क्या आता है, सिली मिस्टेक के कारण अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने ये लिखा हुआ तिलवाड़ा है और ध्यान कहाँ से लग गया? तलवाड़ा में ही चला गया। तो अपने को ऐसे प्रकार से ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? तो मानगढ़ नरसंहार दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने जब भीलों को एकीकृत करने के लिए या उनकी सभा को बुलाया था, तब अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था? चारों ओर से मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर वहाँ पर क्या किया दोस्तों? नरसंहार किया, काफ़ी मात्रा में गोलीबारी की, जिससे बहुत सारी संख्या के अंदर भीलों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया था दोस्तों, कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, या 21 जनवरी 1914 को, या ऑप्शन डी 23 मार्च 1914 को। तो मानगढ़ नरसंहार हुआ था दोस्तों 17 नवंबर 1913 की ये घटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील पे कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट है। ठीक है, तो राजस्थान का रंगीनी मेला भी कहाँ बढ़ता है? बात करें तो पुष्कर के अंदर बढ़ता है। पुष्कर की अन्य बात करें तो इसे क्या कहता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है, या तीर्थराज भी कहा जाता है। और पुष्कर झील के अंदर ही महात्मा गांधी की अस्थियां भी क्या कहीं विसर्जित की गई थी। अपने को याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी की अस्थियां किस झील में या कहाँ पर विसर्जित की गई थी? पुष्कर झील में विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 26, नौ मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ जिसकी कितने 9 मंजिल है, को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? यानी कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ बात करें दोस्तों, इसकी कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 9 मंजिलों की 122 फीट है। कितनी है दोस्तों? 122 फीट है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, कितनी ऊंचाई? 122 फीट है। और ये इसका निर्माण किस कारण से करवाया गया था दोस्तों? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था सारंगपुर युद्ध। किसके उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1437 ईस्वी में। कब हुआ? 1437 ईस्वी में कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें कुंभा की विजय होने के कारण उन्होंने क्या करवाया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसे भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन है वो कितने? 14 जिलों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो रामबाग, किशनबाग, लक्ष्मण बाग या हरिबाग? तो जो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है वो कौन सा है दोस्तों? अपने ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। किशन बाग है वो क्या है? डेजर्ट पार्क है। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों सबसे पहले जहाँ पर क्या हुई? 1857 की क्रांति जहाँ पर प्रारंभ हुई राजस्थान में। कहाँ से प्रारंभ हुई? कहाँ पर प्रारंभ हुई दोस्तों? नसीराबाद अजमेर से। ठीक है, वहीं पर क्या थी? छावनी मंडल की स्थापना की गई थी नसीराबाद अजमेर में। ठीक है,
और क्रांति प्रारंभ कब हुई दोस्तों राजस्थान में? 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद। कौन सी बटालियन ने विद्रोह कर दिया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था। बात करें प्रश्न संख्या 30 की, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो लोकायुक्त के बारे में अपने को 3 सत्य में और 1 गलत कथन छांटना है दोस्तों। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये पहली बात ही गलत आ गई अपने पास एक। तो आगे पढ़ लेते हैं। वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, ये भी सही है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं, जबकि क्या कौन करता है दोस्तों? हम जानते हैं कि राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। और बात करें 1973 में जो प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? तो वो थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ या आई.डी. धुआ, ठीक है, ये आपने को याद रखना है। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों? पी.के. लोरा। कौन है दोस्तों? पी.के. लोरा। पूरा नाम बात करें तो प्रताप कृष्ण लोरा। कौन है दोस्तों? प्रताप कृष्ण लोरा। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो वो छठे विधानसभा चुनाव थे दोस्तों। कौन से थे? छठे विधानसभा चुनाव। कौन से दोस्तों? छठे विधानसभा चुनाव में क्या कर दिया गया? जो लोकसभा की सदस्यों की सीटें कितनी थी? 184 थी पहले। कितनी थी? 184 थी, जिनको बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया गया? 200 कर दिया गया था, ठीक है। उसमें सीएम कौन थे दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी का, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला रसद अधिकारी डीएसओ का, सांख्यिकी अधिकारी का, या एसडीओ का? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा। उपखंड अधिकारी, एसडीओ की क्या होती है? जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 33, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों अब अभी अपने बात करके आए हैं कि 1973 में प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। कौन थे? कौन थे दोस्तों? आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। अभी बात की है अपने 2 क्वेश्चन ऊपर ही, तो वही यहाँ पर क्या होगा? 1973 के अंदर ही क्या हुई थी? इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 34, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों बात करें हरिजन सेवक संघ की, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, या हरिजन सेवा संघ का जो बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो थे कौन थे? गांधी जी। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की दोस्तों? गांधी जी ने, ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों घनश्याम लाल तिवारी को। क्या? घनश्याम दास तिवारी को बनाया गया था। और राजपूताना शाखा का जो प्रभार है वो किसे दिया गया था दोस्तों? तो वो राजस्थान का प्रभार दिया गया था, राजपूताना शाखा का प्रभार दिया गया था हरिविलास शारदा जी को। किसको दोस्तों? हरिविलास शारदा जी को। और इसका मंत्री बनाया गया था, राजपूताना शाखा का मंत्री बनाया गया था राम नारायण चौधरी जी को, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 35 की बात करें तो राई नृत्य भीलों का है, बिल्कुल सही है। वाल्ला नृत्य ग्रासिया, बिल्कुल सही है। पणियारी नृत्य डामोर और शंकरिया नृत्य कालबेलिया, बिल्कुल सही है। तो जबकि पणियारी नृत्य भी दोस्तों किसका है? कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। जरीना का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, नागौर में है, या धौलपुर में है? तो जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर स्थित है। यह अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? हूबहू ताजमहल के समान इसका निर्माण करवाया गया है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1847 से 1941 तक, 1921 से 1981 तक, 1926 से 1943 तक, 1932 से 1935 तक। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 1926 से 1943 तक बूंदी किसान आंदोलन या बर्ड किसान आंदोलन है वो चला था, ठीक है। बात करें दोस्तों इसके जो संचालनकर्ता कौन थे? तो नैनूराम शर्मा थे और राम नारायण चौधरी भी इससे जुड़े थे। और मध्य में माणिक्यलाल वर्मा भी इससे क्या वो थे? जुड़े हुए रहे थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों
प्रश्न संख्या 38 की राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो सभी जानते हैं कितना प्रतिशत है दोस्तों, 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना दोस्तों, किलोमीटर स्क्वायर और मील स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर और मील वर्ग मील दोनों में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जल्दी से कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राजस्थान का जिला कौन सा है? दोस्तों अभी तो जिलों का क्या है, क्रम बदल चुका है। पहले गंगानगर, उत्तर से अपने दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, गंगानगर आता है 1 नंबर पर। फिर 2 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, अनूपगढ़ जो नया जिला बना है, अनूपगढ़। फिर 3 नंबर पर आता है बीकानेर, 4 पर जैसलमेर और 5 पर अपने क्या आता है, बाड़मेर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, 1070, ठीक है, कितनी है, 10 से 70 किलोमीटर, यानी कि 1070 किलोमीटर, ठीक है। बात करें ये अपनी कुल राजस्थान की कुल राज्य की जो लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। और वो कितनी है, 5860 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 5920 किलोमीटर, एक सेकेंड, 5920 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना भाग है, तो ये है 18% भाग है। बात करें सबसे अधिक सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, जैसलमेर। कितनी सीमा लगाता है दोस्तों, 464, कितनी, 464 किलोमीटर सीमा लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक कटी फटी अरावली का भाग है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तरी एवं मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है वो क्या है, सर्वाधिक कटाफटा और विकृत भाग है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 41 की, चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है। चंबल बेसिन की स्थलाकृति किस प्रकार की है, पर्वतीय है, उत्खाती है, चूना प्रदेशीय है या गिरिपद पठार है? तो दोस्तों चंबल की भूमि है वो किस प्रकार की है, उत्खात प्रकार की भूमि है। इसमें क्या है, बीहड़ बने हुए हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, बीहड़ है, कंदराएँ हैं, उसके चंबल के तेज भाव के कारण कंदराएँ बन जाती हैं और उसके कारण उसकी भूमि क्या है दोस्तों, उत्खात है वहाँ पर, यानी कि थोड़ी दूर चलेंगे अपने तो बहुत ऊंचा पठार आएगा, जबकि 10 मीटर आगे चलने पर क्या होगा, बहुत गहरा गड्ढा में दिखाई देगा। इस प्रकार से क्या है, गड्ढे और उभार बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 42 की, राजस्थान में भाद्र, इराऊ, हारन और मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाद्र, इराऊ, हारन, मोरेन, चाप, सोन, माही, ठीक है, जाखम, ये सभी किस नदी तंत्र का भाग है? तो ये माही नदी तंत्र का भाग है। कौन सी नदी का? माही नदी का सहायक नदियां हैं ये। प्रश्न संख्या 43 की बात करें, राजस्थान में पलाया जिलों की रचना कहाँ हुई है? लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में क्या है, किसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, पलाया झीलों की। पलाया झील क्या होती है दोस्तों, जब मरुस्थल में मिट्टी के उड़ जाने के कारण जो पर्वतीय भाग या चट्टानी भाग नीचे निकल आता है और उसके ऊपर वर्षा से या अन्यत्र जो जल का क्या होता है, जमाव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो जल के जमाव के कारण क्या बन जाती है दोस्तों, स्थायी झीलें हैं, वो क्या कहलाती है, पलाया झीलें। और अस्थायी झीलें रण या टाट कहलाती हैं, जो लवणीय झील होती हैं। और पलाया झीलों के जो उदाहरण की बात करें तो सांबर, डीडवाना, पचभद्रा, इस प्रकार की ये सभी क्या है दोस्तों, पलाया झीलों का रूप है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं? तो सोयाबीन के उत्पादन में जो हाड़ौती क्षेत्र है वो अग्रणी है दोस्तों, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। तो हाड़ौती क्षेत्र के जिले भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर दोनों, ठीक है। डूंगरपुर अलग रह गया। आगे देखते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। तो देखिए दोस्तों तीनों ही हाड़ौती के जिले आ गए, कोटा, बारां और झालावाड़। ये किसके दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? गन्ना एवं कपास उत्पादक जलवायु खंड जो कौन सा है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान,
उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है वो गन्ने एवं कपास के उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जिले दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, गन्ने एवं कपास का उत्पादन होता है। जबकि गन्ने के उत्पादन में सर्वोपरि जिले की बात करें तो वो कौन सा जिला है स्थान रखता है, वो है दोस्तों बूंदी। और कपास के अंदर बात करें तो वो अपना हनुमानगढ़ आ जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है। यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली हैं गाय, वो कौन कौन सी नस्लें हैं, थारपारकर और राठी है, राठी और नागौरी है, मालवी और थारपारकर है, मेवाती और मालवी है। तो थारपारकर और राठी नस्ल की गाय हैं वो क्या है, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज़ दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए दोस्तों, ऊँट के आज के अपने मॉडल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आ गए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अपने एग्जाम के अंदर भी क्या है, अपने को डेफिनेटली ऊँट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ऊँट है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। ऊँट की कौन सी नस्ल तेज़ दौड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो दोस्तों वो कौन सी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है, उसको दौड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जबकि राज्य में सर्वाधिक ऊँट कौन सी नस्ल के पाए जाते हैं, तो वो बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं। लगभग 50% ऊँट है वो किस नस्ल के, राजस्थान में बीकानेरी नस्ल के हैं। और बात करें कि सर्वाधिक बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली नस्ल भी कौन सी है, बीकानेरी नस्ल है। और ऊँटों का मेला कौन सा है दोस्तों, तो अजमेर पुष्कर का जो रंगीन मेला है वो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। तो अपने बात की थी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, किसकी बात की थी, अपने गोविंद गुरु की बात की थी। गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी की बात की थी, अपने बात की थी ना। तो उन्हीं का भगत कौन था, सुरजी भगत। उन्हीं के शिष्य कौन थे दोस्तों, सुरजी भगत थे, जो भील आंदोलन, भील समाज के अंदर सुरजी भगत किससे संबंधित थे दोस्तों, तो सुरजी भगत अपने भील समाज से संबंधित समाज सुधारक है। अब ये अपने को ध्यान रखना है, किसके शिष्य थे ये, गुरु गोविंद गिरी के। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 49, तरुण भारत संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए, भ्रष्टाचार निरोध के लिए, जल संरक्षण के लिए, या आदिवासी तरुण विकास के लिए। तो तरुण भारत संघ है वो दोस्तों अपने को याद रखना अच्छे से, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। किसके लिए दोस्तों, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। और इसके संस्थापक कौन है, तो बात करें तरुण भारत संघ के संस्थापक है तो वो कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। कौन है दोस्तों, हाँ जी हाँ दोस्तों, ये वही डॉक्टर राजेंद्र सिंह है जिन्हें क्या कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का वाटरमैन कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण के लिए काफ़ी बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, और राजस्थान जीके का आज का अपना श्रृंखला का अंतिम प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP। तो सिंचाई योजनाओं से संबंधित 2 प्रश्न आ चुके दोस्तों, अपने 3 मान सकते हैं कि ये राजेंद्र बाबा वाला भी जल संरक्षण से संबंधित है, जबकि 2 सीधे आ गए। एक तो जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उससे संबंधित आ गया, दूसरा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित आ गया। तो सिंचाई परियोजनाएं भी अपने को अच्छे से पढ़ के जानी है। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोग्राम है, राजस्थान सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, भारत सरकार एवं विश्व बैंक का प्रोग्राम है, या राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है। तो बात करें दोस्तों CADP की, तो ये किसके द्वारा, भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित एक प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या दोस्तों, जो बिरानी एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको नहरी क्षेत्र यानी कि कमांड एरिया में परिवर्तित करने के लिए जो नहरें निकाली जाएंगी या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उसे क्या कहा गया है, CADP प्रोग्राम कहा गया है। ये किसके सहयोग से चल रहा है, भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है कि योजना है। तो दोस्तों आज के अपनी इस प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, अपनी तैयारी को जोर शोरों से चलाए रखिएगा। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य ही सफल होंगे। जय हिंद जय भारत।